हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं दैट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के जो बेसिक कंसेप्ट है वो। अब तक हमने क्लास देखा, ऑब्जेक्ट देखा, लेकिन कोई भी लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है वो कैसे पता चलता है? सो दीज आर द बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। वो आज हम आज के क्लास में डिस्कस करेंगे। आज का क्लास थोड़ा बहुत थियोरेटिकल होगा और प्रैक्टिकल थोड़ा कम होगा, राइट? सो in today's class, we are going to see the basic concepts of object-oriented programming. The major motivating factor of invention of object-oriented programming approach is to remove some flaws encountered in the procedural approach. अभी procedural approach मतलब क्या कि C language जो आप सीख के आए हो, C लैंग्वेज जो भी है वो कैसी है पता है? C इज अ प्रोसीजरल ओरिएंटेड लैंग्वेज, राइट? यानी उसके अंदर हम लोग प्रोसीजर बनाते हैं, फंक्शंस बनाते हैं। जबकि C प्लस प्लस है वो कैसी है? दिस इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में उसमें फर्क क्या है, राइट? तो कोई भी लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है वो कैसे पता चलता है? तो उसके 7 कंसेप्ट्स है, राइट? जो भी लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के 7 कंसेप्ट्स को फुलफिल करती है वो लैंग्वेज को क्या कहेंगे कि दैट लैंग्वेज इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, राइट? सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज एन अप्रोच दैट प्रोवाइड्स way of modularizing the programming by creating the partitioning the memory area for both the data and functions that can be used as templates for creating the copies such as module on demand, right? मतलब क्या कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच ऐसा एक अप्रोच है कि जो क्या प्रोवाइड करता है? मॉड्यूलराइजेशन मतलब एंटायर प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना, एज वेल एज उसके मेमोरी एरिया को भी आप शेयरेबल कर सकते हो, एज वेल एज उसके फंक्शंस को भी शेयर कर सकते हो, एज वेल एज आप एक टेम्पलेट्स भी बना सकते हो, राइट? अब ये सारी चीजें आपको बाद में समझ में आएगी। जस्ट ये खाली एक कंसेप्ट है, इस तरीके से समझना कि कोई भी लैंग्वेज, आप कोई भी लैंग्वेज लो, आइदर इट इज सी प्लस प्लस, जावा, पर्ल, पाइथन, एनी लैंग्वेज, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है या नहीं वो कैसे पता चलता है? जब तक वो लैंग्वेज ये सातों सात कंसेप्ट को फुलफिल नहीं करती तब तक वो लैंग्वेज को हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं बोल सकते। इन शॉर्ट आप ऐसा एक क्राइटेरिया समझ लो कि सपोज आपको लाइसेंस चाहिए, तो आपको लाइसेंस कैसे मिलेगा? तो उसके लिए आपकी एज 18 प्लस होनी चाहिए, राइट? सेकेंड, आपको ड्राइविंग आता होना चाहिए, तभी वो पर्सन आपको वेरीफाई करेगा दैट यू आर एबल टू टेक द लाइसेंस, राइट? तो वैसे ही लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है या नहीं वो कैसे पता चलता है? जब तक ये 7 प्रिंसिपल्स उसके फॉलो नहीं होंगे। तो कौन से 7 प्रिंसिपल्स है? पहला है क्लास, first is object, class, data abstraction, encapsulation, inheritance, polymorphism, data binding and message passing. So सबसे पहला हम लोग देखते हैं that is object. So objects are the basic runtime entities is an object system. They may represent the person, a place, a bank account, a table or a data or any item as program has to handle, that is called as object. They may be also represented as a user defined data such as vector, time and a list, right? So object मतलब क्या? Object can be anything. आपके पास जो भी चीजें पड़ी आप उसको ऑब्जेक्ट बना सकते हो, राइट? Programming problem is analyzed in terms of object and the nature of a communication between them, right? So जब भी प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट में आपको जब भी कम्युनिकेशन करना हो तो सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या है? ऑब्जेक्ट। सो ऑब्जेक्ट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट? दैट कि आप कम्युनिकेशन कर पाओगे या नहीं। विदाउट द ऑब्जेक्ट यू आर नॉट एबल टू एक्सेस द क्लास डेटा एंड डेटा मेंबर्स, राइट? वी हैव ऑलरेडी सीन दैट वन इन प्रोग्राम। The object take place the space in a memory and have associate address like a record in Pascal or a structure। मतलब वो क्या करता है कि ऑब्जेक्ट अपने लिए एक स्पेसिफिक मेमोरी हायर करता है और वो उसके अंदर वो डेटा और ऑब्जेक्ट को लेके आता है, उसके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करता है, राइट? सेकेंड वी कैन से क्लास वी हैव ऑलरेडी सीन द डेफिनेशन। आई होप आपको याद होगी। क्लास इज व्हाट? क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन। कि क्लास के अंदर दो चीजें आएगी, क्या आएगी? डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन, राइट? डेटा मेंबर मतलब क्या? वेरिएबल्स जो आते हैं उसको क्या कहते हैं? डेटा मेंबर। एंड मेंबर फंक्शन मतलब क्या? जो हम लोग फंक्शंस बनाते हैं दैट इज कॉल्ड एज मेंबर फंक्शन। नेक्स्ट इज डेटा एब्स्ट्रैक्शन एंड एनकैप्सुलेशन। सो डेटा एब्स्ट्रैक्शन मतलब क्या? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी द एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन देखो, कैप्सूल मतलब क्या आपको पता होगा? कैप्सूल मतलब जो छोटी सी दवाई आती है वो। वो दवाई के अंदर हम लोग क्या करते हैं? उसके अंदर दवाई को पूरा रैप किया होता है, राइट? वो प्लास्टिक का ऊपर होता है, राइट? कि जो अंदर जाता है हमारे बॉडी के अंदर तो वो पिघल जाता है और उसके अंदर की जो दवाई है वो दवाई बाहर रिलीज होती है।
तो वैसा ही कंसेप्ट है एनकैप्सुलेशन। द रैपिंग ऑफ अ डेटा एंड फंक्शन इनटू अ सिंगल यूनिट इज कॉल्ड क्लास। यानी अल्टीमेटली एनकैप्सुलेशन मतलब क्या हुआ, मेक अ नोट, राइट। एनकैप्सुलेशन मतलब क्या हुआ, क्लास। बिकॉज क्लास के अंदर ही तो हम लोग सारी चीजें रखते हैं। क्या रखते हैं क्लास के अंदर ही, डेटा मेंबर, मेंबर फंक्शंस एंड एवरीथिंग विच पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर, ये सारी चीजें हम लोग क्या रखते हैं, क्लास के अंदर रखते हैं। और उसका एक पूरा रैपिंग डेटा बन जाता है, एक पूरा बंच बन जाता है। सो दैट इज कॉल्ड एज रैपर, राइट। The data is not accessible outside the class and only those functions which are wrapped in the class can access it। यानी functions class के बाहर नहीं access होंगे, सिर्फ हम लोग उसी function को access कर पाएंगे जो class के अंदर already बने हुए हो, right। The insulation of the data, from the direct access from the program is called data hiding or information hiding। मतलब insulation of the data from the direct access, यानी कभी भी डेटा को अगर डायरेक्ट एक्सेस करने की परमिशन नहीं देना है, राइट, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डेटा हाइडिंग कहते हैं। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ एनकैप्सुलेशन। सो डेटा हाइडिंग कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ प्राइवेट एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्ट मतलब क्या, एब्स्ट्रैक्ट रिफर्स टू एक्ट, see this is the definition, abstract refers to the act represent the essential features without including the background details or explanation। यानी बैकग्राउंड में जो भी प्रोसेस चल रही है उसकी डिटेल्स को मैं आपसे हिडन रखता हूं, दैट इज व्हाट, दैट इज कॉल्ड एज एब्स्ट्रैक्शन। बैकग्राउंड की प्रोसेस को हाइड रखना, दैट इज कॉल्ड एज एब्स्ट्रैक्शन। सो क्लास use the concept of abstraction and defined as a list of abstract attributes, right। so class क्या करता है, क्लास के अंदर के जो भी एलिमेंट्स है आप उसको एब्स्ट्रैक्ट बना सकते हो, राइट। attributes are some is called as data members because they hold the information and functions offer, right। they sometimes it is called as method or member function। okay, this point is not important, right। मतलब सिंपल आप ऐसा समझो कि किसी भी चीज को अगर आपको एब्स्ट्रैक्ट बनाना है, यानी उसकी बैकग्राउंड की प्रोसेस जो भी चल रही है उसको हिडन रखना है, तो उसके लिए एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज होता है। ये आपको फ्यूचर में देखने को मिलेगा, बट जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, राइट। इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस मतलब क्या है, इनहेरिटेंस दैट मीन्स व्हाट, कि आपके आप ऐसा समझो, इनहेरिट मतलब आपके सपोज आपके फादर के पास कुछ प्रॉपर्टी है, तो वो प्रॉपर्टी आपको मिलने वाली है, राइट। सॉरी, जस्ट एन एग्जांपल, राइट। दैट मीन दिस इज द कंसेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस। या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि जो बायोलॉजिकल या फिर जो जेनेटिक चीजें होती है वो हमारे बॉडी के अंदर आती है। फॉर एग्जाम्पल किसी के फादर को डायबिटीज हुआ होता है, तो ऐसा कहते हैं कि 90% चांसेस में उसके सन या उसकी डॉटर को डायबिटीज होता ही है, राइट। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ इनहेरिटेंस। यानी आपके दादा, उसके दादा को जो भी हुआ होता है, जो भी बीमारी हुई होती है, वो बाय जीन्स, बाय जेनेटिकल ऑर्डर में वो आती ही जाती है, राइट। सो दैट इज व्हाट इनहेरिटेंस, यू कैन से एग्जांपल, राइट। सो आप इस तरीके से भी कोलन से आप क्या कर सकते हो, कोलन ऑपरेटर होता है, कोलन ऑपरेटर से आप क्या कर सकते हो, इनहेरिटेंस अचीव कर सकते हो, लाइक दिस, राइट। ये ऑपरेटर से आप लोग इनहेरिटेंस को अचीव कर सकते हो, दैट विल सी लेटर ऑन। नेक्स्ट, पोलीमॉर्फिज्म। सो पोलीमॉर्फिज्म इज अ ग्रीक टर्म, इट मींस दैट, पोलीमॉर्फिज्म का हमने एग्जांपल कर लिया अगर आपको याद होगा, तो दैट इज फंक्शन ओवरलोडिंग एंड सेकंड व्हाट, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, राइट। ऑपरेटर ओवरलोडिंग हमने देखा नहीं अब तक, बट हमने फंक्शन ओवरलोडिंग और कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग देख लिया। दैट मींस व्हाट, function and constructor name will be same but the parameters are different, that is called as polymorphism। यानी एक ही नाम लेकिन वो परफॉर्म क्या करता है, अलग अलग चीजें वो परफॉर्म करता है, that is called polymorphism। one name but different functionalities, that is called polymorphism, right। single name but different form, single name but different form। for example मैंने आपको एग्जांपल दिया था किसका, बाइक का। बाइक इज द बेस्ट एग्जांपल इज व्हाट, polymorphism। बाइक में क्या होता है कि हाँ, बाइक का काम सिंपल क्या है, ड्राइव करना, लेकिन वो क्या करता है, वो सबसे पहले उसकी अलग अलग कैटेगरी होती है कि हाँ ये हाई स्पीड है, ये लो स्पीड है, प्राइस में डिवाइड होता है, इसमें ड्यूअल इंजन है, राइट, इसके अंदर 2 बूस्टर लगे हुए हैं, राइट, इसका एग्जॉस्ट उसका नोजल वैसा है, जस्ट फॉर एग्जांपल कि इस तरीके से पोलीमॉर्फिज्म की फंक्शनलिटी होती है। देन डायनेमिक बाइंडिंग, बाइंडिंग रिफर्स टू द लिंकिंग of a procedural call and code that execute the response call, right। डायनेमिक बाइंडिंग को क्या कहते हैं, लेट बाइंडिंग भी कहते हैं, राइट। और ये कब होता है, कंपाइल टाइम पे होता है। कंपाइल टाइम मतलब कब, कि जब मैं प्रोग्राम को कंट्रोल F9 करता हूँ ना, उस टाइम पे, उसके पहले जो होता है दैट इज कॉल्ड एज कंपाइल टाइम, यानी सॉरी।
So it is called as late binding. It means that it is associated with the given procedural call is not known as until the time is called as run time. यानी रन टाइम पे नहीं होता, वो कंपाइल टाइम पे होता है, राइट. दैट मीन्स जब प्रोग्राम हम लोग कर रहे होते हैं तब वो ऑब्जेक्ट के साथ लिंक होता है, दैट इज कॉल्ड एज डायनेमिक बाइंडिंग. मैसेज पासिंग मतलब नाम से पता चलता है एक ऑब्जेक्ट दूसरे मैसेज को मैसेज पास ऑन करेगा, राइट. ये पूरा इतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं, ये सारे जस्ट कंसेप्ट्स है. सो ये कंसेप्ट से हमें पता चलता है कि आइदर द लैंग्वेज इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और नॉट. स्ट्रक्चर एंड यूनियन आई होप आप सीख के आए होंगे. कंस्ट्रक्टर वी हैव ऑलरेडी सीन. अब आज की क्लास में जो दो कंसेप्ट हम लोग देखने वाले हैं दैट वी आर गोइंग टू सी. Friend function also we have already seen. Inline function already we have seen. Okay, this one dynamic object creation, right, and destruction. ये दो चीजें हम लोग देखने वाले कि डायनेमिकली ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, मतलब रन टाइम ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होता है, राइट. ये थियोरेटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से आता है, इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन इतना नहीं आता, बट हम लोग देख लेंगे. डायनेमिक ऑब्जेक्ट क्रिएशन इज यूज्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड इज नॉट प्रिडिक्टेबल इनफ. मतलब हम लोग उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि उसकी रिक्वायरमेंट है या नहीं, राइट. दैट इज डायनेमिक ऑब्जेक्ट क्रिएशन. ऑब्जेक्ट्स आर used when the object is to be created not predictable enough. मतलब हम लोग उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि हमें उसको क्रिएट करना है या नहीं. डिटरमाइन एट अ कंपाइल टाइम, राइट. तो कौन सा तीन है? ऑब्जेक्ट आइडेंटिटीज, object quantities and object lifetimes. Therefore, when the dynamic objects cannot be given a unique name, यानी इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि डायनेमिक ऑब्जेक्ट को एक यूनिक नेम नहीं असाइन किया गया है अब तक, राइट. So we have the given them some identities in case that we use the pointer. Creating the dynamic objects, that is dynamic object use the dynamic memory allocation in C++ pointer, right, to area of dynamically allocated at a runtime. यानी आप सिंपल इतना याद रखो कि जब भी मुझे डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन करनी होगी तो एक ऑपरेटर यूज होता है जिसका नाम क्या होता है? न्यू. न्यू ऑपरेटर से हम लोग क्या कर सकते हैं? ऑब्जेक्ट को डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन कर सकते हैं. सी दिस वन. With the help of new operator, we can create dynamic memory allocation for a particular object, right. ये एक देख लेते हैं और उसके बाद destroying the dynamic memory allocation वो लोग देख लेते हैं. destroying के अंदर कुछ नहीं होता है, delete operator यूज होता है, right. delete कीवर्ड यूज होता है for deleting the dynamic object allocation, right. उसका प्रोग्राम देख लेते हैं so you will able to understand. दिस वन एग्जांपल. यहाँ पे हमने क्या किया है? सी अभी इसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं है इसलिए फिर मैंने इतना कुछ टाइप करने के लिए नहीं बैठा, जस्ट सिंपल एक एग्जांपल ले लिया है. क्लास कलर, राइट. पब्लिक RGB रेड ग्रीन ब्लू. ये क्या है? कैन एनीवन टेल? दिस इज द कंस्ट्रक्टर. कंस्ट्रक्टर के अंदर M N O मैंने लिया है, राइट. यानी M के अंदर जो भी वैल्यू नीचे से पास होगी वो किसके अंदर जाएगी? R के अंदर जाएगी. दूसरी वैल्यू जो भी पास होगी वो किसके अंदर जाएगी? G के अंदर जाएगी. और तीसरी वैल्यू जो भी पास होगी वो किसके अंदर जाएगी? B के अंदर जाएगी. राइट टू लेफ्ट, यानी M की वैल्यू R के अंदर, N की वैल्यू G के अंदर एंड O की वैल्यू B के अंदर. और ये तीनों तीन वैल्यू को हम लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं. और ये क्या है? दिस इज अ फंक्शन. ये क्या हुआ? फंक्शन हुआ. ये ऊपर का क्या हुआ? कंस्ट्रक्टर. कैसे पता चला कंस्ट्रक्टर है? सेम नेम एज क्लास नेम, राइट. and this is what function. कैसे पता चला function? because function have return type, right. okay, now word main के अंदर अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? अभी देखो मैंने आपको बताया कि जब भी डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन करना होता है तो क्लास, पॉइंटर और आपको जो भी पॉइंटर का नाम लेना हो वो. क्लास का नाम क्या था? कलर. पॉइंटर का नाम क्या लिया? स्टार करंट, राइट. उसके बाद करंट इज इक्वल्स टू न्यू कलर. करंट इज इक्वल्स टू न्यू कलर, राइट. उसके अंदर वैल्यू असाइन की. कौन सी वैल्यू? तीन वैल्यू असाइन की. 1 0 0, यानी M की वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 0, यानी R की वैल्यू यहाँ पे जाएगी 1, इसकी वैल्यू जाएगी 0, इसकी वैल्यू जाएगी 0. उसके बाद दिस इज रेफरेंसिंग ऑपरेटर. इसको क्या बोलते हैं?
referencing operator. This is called referencing operator, right? Reference pointer, that is ये hyphen sign है, minus and greater than sign, right? And print, यानी क्या हुआ, ये print function को कॉल करेगा, right? So print function is going to call like this. ये क्या हुआ, ये कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, लेकिन किसकी हेल्प से, न्यू की हेल्प से, राइट? न्यू नाम का जो कीवर्ड यूज किया, न्यू नाम का कीवर्ड क्या करता है, स्पेस अलोकेट करता है, कब, रन टाइम पे, रन टाइम पे स्पेस अलोकेट करता है, राइट? चलो इसका काम हो गया, वो प्रिंट हो गया। उसके बाद मैं क्या करता हूं, डिलीट करंट, यानी ये जो ऊपर वाला करंट बना है इतना, उसको वो डिलीट कर देगा, राइट? मतलब जो स्पेस अलोकेट की है उसको वो डिलीट कर देगा। गेटिंग दिस? वापस से क्या करते हैं, वापस से हम लोग करंट इज इक्वल्स टू न्यू करंट बनाते हैं, उसके बाद उसकी नई वैल्यू देते हैं 111, यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी जो 100 थी, ये तो अभी डिलीट हो गया। इसके बाद क्या हुआ, डिलीट, मतलब आप ऐसा समझो कि आपने कोई चीज बनाई, उसको स्पेस अलोकेट की, फिर उसके बाद उसी चीज को तोड़ दिया, दैट मीन्स उसकी मेमोरी को खत्म कर दिया डिलीट से, राइट? यानी आप ऐसा समझो, आप फोल्डर बनाते हो, मतलब आपने स्पेस अलोकेट की, फिर आपने शिफ्ट डिलीट कर दिया, दैट मीन्स वो फोल्डर को डिलीट कर दिया, सो दैट इज डिलीट करंट। उसके बाद आपने क्या किया, वापस से फोल्डर बनाया और उसके अंदर तीन वैल्यू डाली 111, फिर उसके बाद आपने वापस से वो स्पेस को डिलीट कर दिया, सो दैट इज डिलीट करंट, राइट? सिंपल। सो दिस इज व्हाट डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, 100 and 111. This is just a simple example of dynamic memory allocation, right? And dynamic creating an object. Now we have seen this dynamic object creation, dynamic destruction भी हमने देख लिया। अभी लास्ट का एक टॉपिक देख लेते हैं, दैट इज डिस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर हमने देखा था, राइट? अभी हम लोग देखेंगे डिस्ट्रक्टर। द सिंटेक्स ऑफ डिस्ट्रक्टर इज टिल साइन। इसको क्या कहते हैं, टिल, this one it is mentioned over here, till sign। यानी कंस्ट्रक्टर कैसे हम लोग क्रिएट करते हैं, सेम नेम एज क्लास नेम, लेकिन उसके आगे जब भी मैंने टिल साइन रख देता हूं, देन इट विल बिकम अ डिस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर का काम क्या है, ऑब्जेक्ट को स्पेस अलोकेट करना। तो डिस्ट्रक्टर क्या करेगा, जो भी स्पेस अलोकेट की है वो स्पेस को वापस से ले लेना, दैट इज द यूज ऑफ डिस्ट्रक्टर। सिंपल। सो the name of the class and the destructor is same with prefix with the tilde, and it does not take a parameter nor a return value, यानी ये पैरामीटर भी नहीं लेता, जबकि कंस्ट्रक्टर क्या करता है, पैरामीटर लेता है, राइट? कंस्ट्रक्टर में आप पैरामीटर इंसर्ट कर सकते हो, डिस्ट्रक्टर में पैरामीटर नहीं होते, राइट? So in words we can have the one constructor, but the destructor can be defined outside the class. The following program illustrate, okay, ये तो पूरा प्रोग्राम है, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, राइट? उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं पहले डिस्ट्रक्टर की। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है, these are called automatically when the objects are destroyed, right? ऑब्जेक्ट जब डिस्ट्रॉय होते हैं तब ऑटोमेटिकली कॉल होता है। डिस्ट्रक्टर फंक्शंस फॉलो द यूजुअल एक्सेस रूल्स द अदर मेंबर फंक्शन। These de-initialize each object before the object goes to the out of the scope, यानी स्कोप के बाहर जाने से पहले वो क्या करता है, उसको डिलीट कर देता है। यानी जब भी आपने कोई कंस्ट्रक्टर बनाया है, उसका काम खत्म होने से पहले वो क्या कर देता है, उसको डिलीट कर देता है। मतलब उसका काम खत्म, जैसे उसका काम खत्म हो जाता है उसको क्या कर देता है, डिलीट कर देता है। नो आर्ग्यूमेंट, नो रिटर्न टाइप, नॉट इवन वर्ड, यानी उसकी कोई आर्ग्यूमेंट भी नहीं होती, राइट? स्टैटिक डिस्ट्रक्टर नॉट अलाउड, स्टैटिक डिस्ट्रक्टर जैसी कोई चीज नहीं होती, राइट? एड्रेस ऑफ डिस्ट्रक्टर कैन नॉट बी टेकन, डिस्ट्रक्टर का एड्रेस भी आप एंड साइन से नहीं ले सकते, जैसे कॉपी कंस्ट्रक्टर में था, आपको याद होगा, तो फन, फिर हमने लिखा था फन एंड साइन एफ, तो यहाँ पे एंड साइन भी यूज नहीं होगी। डिस्ट्रक्टर कैन कॉल मेंबर फंक्शन ऑफ इट्स क्लास, क्लास के मेंबर फंक्शन है उसको कॉल कर सकते हैं, राइट? एंड ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास हैविंग डिस्ट्रक्टर कैन नॉट बी अ यूनियन, राइट? सो ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास हैविंग अ डिस्ट्रक्टर बी अ मेंबर ऑफ अ यूनियन, यानी वो उसके क्लास का मेंबर होना चाहिए। उसका एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे, सो यू विल गेटिंग क्लियर अबाउट इट, how destructor is going to be work। एकदम छोटा सा एग्जांपल है और इट इज वेरी इजी। डिस्ट्रक्टर देखो, एक क्लास लिया,
क्लास का नाम क्या दिया, मार्क्स। उसके अंदर दो सब्जेक्ट लिए, दैट इज मैथ्स एंड साइंस। मार्क्स नाम का क्लास है, उसके अंदर सिंपल एक मैसेज लिया, इनसाइड अ कंस्ट्रक्टर, राइट, दैट इज एंडल सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, यानी इनसाइड अ कंस्ट्रक्टर जैसे ही वैल्यू आएगी तो ये मैसेज प्रिंट होगा, इनसाइड अ कंस्ट्रक्टर सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, राइट। उसके बाद डिस्ट्रॉय हो जाएगा, डिस्ट्रॉय होके क्या पता चलेगा, इनसाइड अ डिस्ट्रक्टर, यानी डिस्ट्रक्टर में आ गया, राइट, एंड सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय। उसके बाद पहला ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दे, मार्क M1, यानी M1 क्लास का कंस्ट्रक्टर, M1 क्लास का ऑब्जेक्ट, राइट, एंड दूसरे क्लास का ऑब्जेक्ट दैट इज M2। जस्ट सिर्फ दो ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट कर लिए। सी इनसाइड कंस्ट्रक्टर सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, इनसाइड कंस्ट्रक्टर सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट क्रिएटेड। अभी ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, तभी मुझे ये वर्ड मेन है, इसकी जगह पे मुझे लेना पड़ेगा ये CLR SCR को मैं रिमूव कर देता हूँ, तो आपको समझ में आएगा कि ये कैसे काम करता है। नाउ सी द मैजिक। आया आपको समझ में? कंस्ट्रक्ट हुआ, राइट, 4 बार क्रिएट हुआ, फिर उसके बाद डिस्ट्रक्टर ने क्या किया, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। वापस से कंस्ट्रक्टर क्रिएट हुआ, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, क्रिएट हुआ, डिस्ट्रॉय किया, क्रिएट हुआ, डिस्ट्रॉय किया, यानी जैसे क्लास अलोकेट होता है वो उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। उसका काम खत्म हो जाने के बाद देखो, इनसाइड कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, इनसाइड कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, इनसाइड डिस्ट्रक्टर सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्टेड, inside destructor C++ object destructed, inside constructor object created, inside constructor object is created, right। वापस से मैं रन करूंगा तो वो अभी उसको डिलीट करेगा, सी, राइट। सो इस तरीके से ये प्रोसेस चलती है। कंस्ट्रक्टर का काम मेमोरी एलोकेट करना, डिस्ट्रक्टर का काम जो भी मेमोरी दी है वो मेमोरी को वापस से अपने पास ले लेना, दैट इज द यूज ऑफ डिस्ट्रक्टर। सो ये उसके पॉइंट्स है। वापस से देख लेते क्या करता है, ऑटोमेटिकली कॉल करता है, functions follow use the access the rules, destructor functions follow the usual access rules, उसके जो भी रूल्स है वही फॉलो करता है जो मेंबर फंक्शन के रूल्स होते हैं वो। this deinitialize each object before the object goes out of scope, यानी ऑब्जेक्ट स्कोप के बाहर जाने से पहले वो उसको डिलीट कर देता है, राइट। मतलब काम कंप्लीट हो गया, फिर उसके बाद सपोज वो उसका स्कोप जो है, उसकी बाउंड्री है, कोई भी प्रोग्राम का क्या होता है, स्कोप होता है जो कर्ली ब्रेसेस है, उसके बाहर जाने से पहले उसको क्या कर देता है, वो डिलीट कर देता है। नो आर्ग्यूमेंट नो रिटर्न टाइम, ओके, दिस कैन नॉट बी इनहेरिटेड, हम लोग इनहेरिटेड नहीं कर सकते हैं। स्टैटिक कंस्ट्रक्टर जैसी कोई चीज नहीं होती, यानी स्टैटिक कीवर्ड भी हम लोग नहीं यूज कर सकते। एड्रेस ऑफ कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी टेकन, एड्रेस भी नहीं ले सकते, राइट। देन डिस्ट्रक्टर कैन कॉल मेंबर फंक्शन एंड इट्स क्लास, डिस्ट्रक्टर किसको कॉल करता है, मेंबर फंक्शन और उसके क्लास को कॉल कर सकता है, सिर्फ ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने की जरूरत है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास हैविंग डिस्ट्रक्टर कैन नॉट बी द मेंबर ऑफ अ यूनियन, यानी यहाँ पे ये पॉइंट क्या बोल रहा है, द ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास हैविंग अ डिस्ट्रक्टर कैन नॉट बी मेंबर ऑफ अ यूनियन, यानी क्लास का ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्टर हो सकता है लेकिन उसका यूनियन नहीं हो सकता, राइट, मेंबर ऑफ अ यूनियन। सो दिस इज इट अबाउट द डिस्ट्रक्टर, राइट। ये आज के क्लास में हमने ये सीखा, आई होप आपको ये समझ में आया होगा, राइट। सो देयर इज नथिंग न्यू, इट्स वेरी इजी, जस्ट आप एक बार शांति से गो थ्रू कर लोगे तो भी आपको ये क्लास में समझ में आ जाएगा, फाइन। सो आई एम एंडिंग दिस क्लास, आई होप यू एंजॉय, ओके बाय, टेक केयर।